हेलो दोस्तों, मैं आचार्य अनोखी आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले हमने 3 वीडियो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और अब ये 4th वीडियो है एक्ट्स को लेके, जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट में ऐसा क्या था। सबसे पहले तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रेड। 1813 के चार्टर एक्ट में हमने क्या देखा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 ही चीज़ों में मोनोपोली रह गई थी। 2 ही चीज़ों में एक अधिकार रह गया था कंपनी को कि आप या तो चाय का व्यापार कर सकते हो, या जो आप ट्रेड विद चाइना यानी कि चीन के साथ जो व्यापार कर रहे हो उसमें कोई और कंपनी आके व्यापार नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही उन 2 मुद्दों पे व्यापार करेगी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का सभी तरह की मोनोपोली छीन ली गई। तो कंपनी से हर प्रकार की मोनोपोली छीन ली गई, यानी कि अब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी आके किसी भी चीज़ पे किसी भी देश के साथ है ना व्यापार कर सकती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वो एक अधिकार प्राप्त नहीं है कि सिर्फ वो ही आप आएगी, मतलब वो ही यहाँ पे इंडिया में रह के व्यापार कर सकती है। तो पहला पॉइंट तो है ये। दूसरी चीज़ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब कॉमर्शियल ट्रेड नहीं करेगी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब व्यापारिक जो एक्टिविटीज़ हैं अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा लैंड एक्वायर कर लिया था इंडिया में। ठीक है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, तो और भी बहुत सारे रजवाड़ों को वो कैप्चर करती जा रही थी वहाँ पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटेन से ये मंजूरी मिली कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो सिर्फ क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अब देश को संभालेगी। ठीक है, बोल दिया भैया कि अब तुम देश को संभालो, सिर्फ और सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करो। कौन सा वर्क करना है आप कंपनी को? प्रशासनिक कार्य, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही कर सकते हो। तो हमने पहले देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, और उसके बाद कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। लेकिन अब क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो बंद ही हुई हैं, अब काम ही केवल एक ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को दोनों बॉडीज़ मिलके संभालेंगी, जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों ही बॉडी मिलके क्या संभालेंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखेंगी कंपनी का। दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1813 के चार्टर एक्ट में हमने क्या देखा था? 1813 के चार्टर एक्ट तक क्या था, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, उसके नीचे 2 आएंगे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। लेकिन अब 1813 के 33 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को की पोस्ट बदल के क्या बना दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बना दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि एक सुप्रीम बॉडी के रूप में कार्य कर रहा था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड बेंटिक। ये वही लॉर्ड बेंटिक है जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। ठीक
ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब तीसरा जो चेंज हम पढ़ेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो 1813 तक के चार्टर एक्ट में क्या रूल था कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर होंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था 1773 में कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में उन गवर्नर जनरल में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 मेंबर थे उनमें से एक को कम करके कितने मेंबर्स कर दिए? 3। अब फिर से 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स कर दिए? वापस से 4। मतलब पहले 4 थे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में 3 करे और फिर 1833 के चार्टर एक्ट में फिर से 4 कर दिए। प्लस में एक लॉ मेंबर भी ऐड किए गए। जो 4 हुए हैं वो 4 हुए कैसे? 3 मेंबर तो पहले ही थे और प्लस में एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसकी वजह से कितने हो गए? 4। और जो पहला लॉ मेंबर बने थे वो थे लॉर्ड मैकाले। ये वही लॉर्ड मैकाले हैं जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मैकाले मिनट्स दी थी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोविंशियल पावर्स को लेके। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है? एक यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने की इसमें कोशिश की जाती है। जैसे अब प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स हैं ना, जैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो है, गवर्नर ऑफ मद्रास जो है, यानी कि ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे भाई गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल को तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है, लेकिन जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास है उनकी अब लॉ मेकिंग पावर को ख़त्म कर दिया गया। तो उनकी विधि निर्माण की जो शक्ति है ना, विधि निर्माण की जो शक्ति है उसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब बॉम्बे के लिए और मद्रास दोनों ही प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही लॉ बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है दास प्रथा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इसको हम ऐसे लिख लेते हैं GGI। अब मैं शॉर्ट में लिखा करूँगी गवर्नर जनरल, इतना लंबा नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंडिया में क्या बोला गया कि इंडिया में आप दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए कदम उठाएं, ठीक है। इस प्रथा को इंडिया से जल्दी से जल्द दास प्रथा को ख़त्म करें। हालांकि दास प्रथा का जो चरम सीमा हमें दिखाई देती ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ में थी, इंडिया में उस समय ज़रूरत नहीं थी। इंडिया में दास प्रथा नहीं कह सकते हैं कि उस लेवल की या एग्जिस्ट करती थी उतनी जैसे यूरोपियन वर्ल्ड में हमको देखने को मिलती है, जिसको हम एक्चुअली दास प्रथा कहते हैं। तो इंडिया में इसको लागू करने के पीछे कुछ लॉजिक था नहीं, बट क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, उसका एक उपनिवेश था, तो ये पॉइंट भी ऐड कर दिया गया कि अगर इंडिया में कहीं दास प्रथा थोड़ी बहुत तो उसको ख़त्म किया जाए। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।